देखो बच्चों, उस दिन हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में सेंटेंस की बात किया था और सेंटेंस के प्रकार भी आपको बताए गए थे। अब अंग्रेजी में ख़ास तौर से मैंने उसी दिन कहा था कि दो ही चीज़ें सबसे प्रमुख हैं, एक तो ट्रांसलेशन और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई ट्रांसलेशन की बात करता है तो अंग्रेजी ग्रामर की सारी बातें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के सेंटेंस और टेंस के तमाम प्रकार, उनकी पहचान और अंग्रेजी वाक्य में शब्दों का क्रम, ये सारी बातें आती हैं। अब टेंस पैटर्न पर तो 4 प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे किसी भी टेंस में एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, जिसको आप पॉजिटिव भी कहते हैं। उसके बाद निगेटिव, इन दोनों को मिला करके एक असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आ सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, ये तो टेंस पैटर्न के वाक्य हैं। इसके अलावा भी वाक्य के कई प्रकार होते हैं, जैसे इम्परेटिव है, अब इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्यों के अंतर्गत केवल आज्ञासूचक वाक्य ही नहीं आते, बल्कि शिक्षा, सलाह, उपदेश, प्रार्थना और मना करना आदि भाव के वाक्य आते हैं। ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए हम आपको बता दें कि ये वाक्य जिसमें शिक्षा, सलाह, उपदेश, प्रार्थना, मना करना आदि भाव निहित होते हैं, ऐसे वाक्यों की पहचान हम कर लेते हैं। या तो ऐसे वाक्य मुख्य क्रियाओं से प्रारंभ होंगे अथवा प्लीज या डोंट से प्रारंभ होंगे, तो हम उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, ओपन योर बुक, आप देख रहे हैं ओपन मुख्य क्रिया है और इससे वाक्य प्रारंभ हुआ है। दूसरा, डोंट एब्यूज मी, ये वाक्य डोंट से प्रारंभ हुआ है। तीसरा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाक्य या तो मुख्य क्रिया से प्रारंभ होंगे अथवा डोंट या प्लीज से प्रारंभ होंगे। इनका कर्ता हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है, तो हम पहचान लेते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम ऐच्छिक वाक्य कहते हैं। इसमें शुभ कामना या शुभ इच्छा के भाव निहित होते हैं, तो इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे हैव यू लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग, मे हैव यू हैप्पी जर्नी। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस मे अथवा मे हैव से प्रारंभ हो रहे हैं और इसमें शुभ कामना या शुभ इच्छा के भाव निहित है। इसके बाद है काजेटिव सेंटेंस। काजेटिव सेंटेंस प्रेरणार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं किसी काम को न करके किसी अन्य को उसके लिए प्रेरित करे, तो उसे प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग होता है जो संख्या में
चार होती हैं। एक हैव है, मेक है, काज और गेट। ये चार काजेटिव वर्ब हैं और इन्हीं के प्रयोग से हम काजेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने उसे दौड़ाया तो आई मेड हिम रन। मैंने उससे पत्र लिखवाया, आई मेड हिम राइट ए लेटर। कृपया इस पत्र को अभी लिखवा लो, प्लीज गेट दिस लेटर रिटेन नाउ। मैं अपने कपड़े धुलवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड। तो इस तरह से हम हैव का प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं, काज और गेट का प्रयोग करते हैं, तो काजेटिव सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे तीन प्रकार के सेंटेंस पर। और ये तीन प्रकार के सेंटेंस, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। ये तीनों सेंटेंस एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सिंथेसिस या एनालिसिस। सिंथेसिस का मतलब वाक्य संश्लेषण और एनालिसिस का मतलब वाक्य विश्लेषण। और इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। अलग अलग वाक्य दिए रहेंगे, वाक्यों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होगा जैसा वो कहेंगे। सिंपल कहते हैं तो सिंपल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहते हैं तो कॉम्प्लेक्स, और कंपाउंड कहते हैं तो कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले हमको इन तीनों प्रकार के वाक्यों की पहचान होनी चाहिए। अलग अलग दिए हुए वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे और उसकी पहचान क्या होगी? पता चला हम सिंपल बना रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में सामान्य वाक्य कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग केवल और केवल एक बार हो, अर्थात उसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग क्रिया के रूप में केवल एक बार हो, तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है। क्लॉज मैं आपको बता चुका हूँ, क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस भी आपको बता चुका हूँ। क्लॉज की अपनी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पार्ट होती है, जबकि फ्रेज की अपनी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पार्ट नहीं होती है। और ये तीनों सेंटेंस तीन क्लास पर डिपेंड करते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए, और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग क्रिया के रूप में केवल और केवल एक बार होगा, अर्थात उसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगी, तो उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दो अलग अलग वाक्य मैं लिख रहा हूं और इनका कॉम्बिनेशन करके एक सिंपल सेंटेंस बनेंगे। जैसे आई सॉ ए बॉय, ही वाज ओपनिंग द डोर। ध्यान से देखो बेटा, ये इतना हम खत्म कर देते हैं तो भी वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा और एक ही बार क्रिया का प्रयोग होगा, तो उसे सिंपल सेंटेंस। अब जो वाक्य बचा है वो सिंपल सेंटेंस, आई सॉ ए बॉय ओपनिंग द डोर, यानी कि दरवाजा खोलते हुए मैंने एक लड़का देखा।
सिंपल सेंटेंस का दूसरा उदाहरण देखिएगा, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लास्ट। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लास्ट। तो आई फाउंड माई लास्ट को पेन से पहले लिख देते हैं तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं, ये क्रिया खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से हम क्रिया को खत्म करेंगे, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, तो इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। अब आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे खास बात क्या है और उसकी परिभाषा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जिसको मिश्रित वाक्य कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि कम से कम एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य के अधीन हो, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब अधीन हो, अधीन होगा कैसे? जाहिर सी बात है कि जब वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसी अधीनस्थ संयोजक का प्रयोग कर दें तो निश्चित रूप से एक वाक्य दूसरे वाक्य के अधीन होगा और इससे जो वाक्य बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। उदाहरण के लिए देखिएगा, आई नो मोहन, ही इज माई फ्रेंड। ही की जगह पर अगर हु लगा देते हैं तो ये वाक्य इस वाक्य के अधीन हो जाता है। उसी तरह से आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लास्ट। इट की जगह पर अगर विच लगा दें तो इसका मतलब है कि ये वाक्य पहले वाक्य के अधीन हो जाएगा और इस तरह से जुड़ करके जब एक वाक्य बनेगा तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक और उदाहरण देखिएगा, आई सॉ ए लायन, आई रैन अवे। अब इसमें दूसरा वाक्य पहले लिखते हैं और पहले वाक्य को बिकॉज़ से जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और ख़ास बात यह है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार का होता है, कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके अंतर्गत केवल और केवल दैट आता है। दूसरा है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके अंतर्गत सभी डब्ल्यू टाइप शब्द आते हैं। और डब्ल्यू टाइप शब्द का मतलब है जो डब्ल्यू या डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। जितने भी डब्ल्यू या डब्ल्यू एच से स्टार्ट होंगे उनको डब्ल्यू टाइप शब्द बोलते हैं और ये अंग्रेजी ग्रामर में एडजेक्टिव सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तीसरा है एडवर्बियल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके अंतर्गत चार शब्द आते हैं। इफ आता है, अनटिल और अनलेस आता है और बिकॉज आता है। तो इसको आप नोट कर लें, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की बात होगी, पहचानने की बात होगी, तो इन तीन प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो आपको बताए गए हैं, नाउन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें दैट आएगा, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें सभी डब्ल्यू टाइप शब्द आएंगे, एडवर्ब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें चार शब्द आपको बताए गए, इफ, अनटिल, अनलेस और बिकॉज। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है। जहाँ भी दो या दो से अधिक वाक्यों को इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शनों से जुड़ा हुआ देखें तो आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कंपाउंड सेंटेंस है,
परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए, जिसको हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक वाक्य दर्जे में समान हो, कोई वाक्य किसी वाक्य के अधीन ना हो, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए अलग अलग दिए हुए वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए निश्चित रूप से वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी उचित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं, उसको एक नज़र में देख लीजिए। जब आप एंड का प्रयोग करते हैं, जब आप एस वेल एस का प्रयोग करते हैं, जब आप बट का प्रयोग करते हैं, जब आप आल्दो एट का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं या देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, आइदर आर या नाइदर नार का प्रयोग करते हैं, नाइदर नार का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज का प्रयोग करते हैं, तो इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं और इनकी ज़रूरत कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए पड़ती है। तो इस तरह से तीन प्रकार के वाक्य आप बनाते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इसका उल्टा एनालिसिस है, जब एक ही वाक्य को दो अलग अलग वाक्यों में बांटना होता है, यानी कि उनका विश्लेषण करना होता है, तो उसको हम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस में भी आपसे यही सवाल किया जाता है कि इस वाक्य की एनालिसिस करके सिंपल बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए या कंपाउंड बनाइए। तो उसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे आई हैव ए ब्यूटीफुल पेन, एक छोटा सा वाक्य है और इसकी एनालिसिस करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ये सिंपल सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो आई हैव ए पेन विच इज ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों के रूप में तो अंतर है, लेकिन अर्थ में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। तो इस तरह से सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनाना है। और भी प्रकार के सेंटेंस है जिनका कॉम्प्लेक्स बनाना है, जैसे ही इज टू पुअर टू हेल्प मी। ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट हेल्प मी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इसको दैट से जोड़ रहे हैं। तो दैट से जुड़ा हुआ हर सेंटेंस या किसी डब्ल्यू टाइप शब्द से जुड़ा हुआ हर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आएगा।